नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बात करते हैं कोविड-19 की। भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में बढ़ते केस के बीच भारत में भी कोरोना वायरस एक बार फिर अपना दहशत बरपा रहा है और इससे लोगों में जो है एक बार फिर खौफ और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इन दिनों एक या दो नहीं, कोरोना के 4 वेरिएंट एक्टिव है। देश भर में कई सारे मामले भी सामने आए और इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी जो है उमड़ रहे हैं कि इनमें कौन सा वेरिएंट देश में सबसे ज्यादा फैल रहा है। वही कोरोना के खौफ के बीच राहत भरी खबर यह जरूर है कि लोगों को बहुत ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारत में पिछले 15 दिनों के भीतर कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के मुताबिक 30 मई तक की अगर बात करें तो 1010 एक्टिव मरीज हैं। अलग अलग राज्यों, शहरों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस नई लहर को लेकर ना सिर्फ लोगों के मन में फिर से डर देखा जा रहा है, इसके साथ ही जो है कई तरह के प्रश्न भी जो है मन में आ रहे हैं। महीनों से शांत कोरोना के मामलों में अचानक इजाफा क्यों हुआ और कहीं इससे आपको भी खतरा तो नहीं है? फिलहाल बचाव के लिए जो है उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो वेरिएंट है कितना अलग है, किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों के जहन में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो कोरोना एक बार फिर और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कोरोना के मामले हैं ये बढ़ने लगे हैं, ये कोई नई लहर है या फिर मामूली जो उछाल देखने को मिला पुराने कोविड के बाद पहली दूसरी दफा, और इस बार भी कहीं ना कहीं वही एक बार फिर से थोड़ा उछाल देखने को मिला उसमें? देखिए, कोरोना नाम सुनते ही 2020 में जो कहर आया था, तो मन में भय की लहर हो जाती है। लेकिन मैं आपकी चैनल के व्यूअर्स को बड़े स्पष्ट होकर बताऊंगा कि थोड़े से बड़े जरूर हैं, कुछ महाराष्ट्र में, मुंबई में, बेंगलोर में कुछ मोटे भी हुए हैं, बट मैं आपको दोबारा स्पष्ट कहूंगा इस बार वाला जो कोरोना के जो 4 वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, ये बड़े बहुत ही वेरिएंट या लीथल नहीं है। नंबर 1, जैसे आज से 5 साल पहले कोरोना का नाम नहीं था, हमारे देश में वायरस, फ्लू या इन्फ्लुएंजा होती थी। बिल्कुल। कोरोना हमारे देश में एंडेमिक होकर रह गया। एंडेमिक का मतलब छूट-फूट के साल होते रहेंगे। ये तो आप देखिए कि आप जैसे नॉर्मली आज किसी को बुखार होता है दिल्ली एनसीआर में, तो वो आरटी-पीसीआर का टेस्ट नहीं करवाता है। क्यों? शक नहीं है। अब जैसे मीडिया लोगों को उजागर कर रही है, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएंगे और पता चल जाएगा कि ये कोरोना था, इसलिए वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा और 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। जो हताश हो रहे हैं, जो नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, वो उन्हीं को हो रहे हैं जिनमें की कोमॉर्बिड कंडीशंस है, यानी कि कोई दूसरी बीमारी पहले चल रही है, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई इम्यून डेफिशिएंसी है, कोई एचआईवी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोई सांस की बीमारी का पहले से है, कोई लिवर फेलियर या लंग फेलियर या हार्ट फेलियर पेशेंट है। इन पेशेंट को हम कहते हैं रिस्क वाले पेशेंट या वल्नरेबल ग्रुप है। तो ये आम और लोगों को बिल्कुल भी ऐसे किसी बुखार होता है तो ऐसा छिपाने की जरूरत नहीं है कि आरटी-पीसीआर एकदम ट्रायल है। अगर पेशेंट एल्डरली है, एल्डरली में 60-70 से ऊपर है, साथ में कोई दूसरी बीमारी चल रही है, उनको हम कहेंगे कि उनका हाथ सब कुछ करवाया जाए। जो एबल बॉडीड है, जो फिट फाट घूम रहे हैं, उनको बुखार होता है तो वो छिपाए नहीं, टैबलेट पैरासिटामोल लें, अपने पानी जरा पिए, फल जरा खाएं। डॉक्टर साहब, जब कोविड के पहले दौर की बात करें, उसके बाद से जब दूसरे दौर में भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर रहा, तीसरा जब आया तो थोड़ी जो है शांति जरूर देखने, लोग एहतियात बरतने लगे। लेकिन सवाल ये भी रहा कि जो पहले और दूसरी दफा में बूस्टर डोज ले चुके हैं उनके लिए कितना खतरा? तो क्या इस बार अगर इस वेरिएंट की बात करें बूस्टर डोज के हिसाब से, तो क्या इस बार लेना होगा या फिर पहले से जो ले चुके हैं उन्हें इतना खतरा नहीं है? देखिए,
हम हमारे देश में 220 करोड़ यूनिट लगेगी हम्म। पहली और दूसरी डोज। लोगों ने ज्यादा बूस्टर डोज नहीं लगवाया था, जी। लेकिन उस जो लग गई थी उसका भी अच्छा इफेक्ट अभी चल रहा है। हम्म। तो अभी ये मत सोचो कि कोरोना की वैक्सीन दोबारा लगाने का नंबर आ जाएगा, तो ऐसा लग नहीं रहा है। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जितने केसेस देखो 1000 केसेस पूरे हिंदुस्तान में, जब हम कोरोना का पहला और दूसरा वेव आई थी तो ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 लाख केस डेली होते थे। तो जी। ये इतने बड़े देश के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आईसीएमआर ने और DGHS ने नजर बनाई हुई है। आम जैसे आपके जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनको इतना ही कहेंगे कि आपका बुखार किसी दूसरे बड़े बूढ़े को होता है या जी। किसी बीमारी को होता है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लीजिएगा। अगर फीवर पॉजिटिव है तो आप 2-3 बड़े आराम से घर पे बैठिएगा और पैरासिटामोल लीजिएगा, अपने खान पान और पानी का ख्याल रखिएगा। अगर फिर भी आपका फीवर डाउन नहीं जाता है तो आप डॉक्टर को जाइएगा, वो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। डेंगू की अगर कोरोना सोचना है, अब डेंगू बढ़ना शुरू हो गया है, तो बरसातें आने वाली है, मलेरिया बढ़ना शुरू हो गया है, तो वो दूसरे वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा भी है। लेकिन कुल मिला के अगर ऑल इंडिया सिटी में कमेंट किया जाए तो नॉट बैड एट ऑल। जी। मैं भी कहता हूँ कि नॉट बैड एट ऑल। तो ये भी कहता हूँ कि जो कोरोना प्रोटोकॉल था, हाँ। कि अगर आपको बीमारी है तो आप मास्क अवश्य पहनें, बिल्कुल। घर के बाहर भीड़ भाड़ में मत जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, अपना अपने डाइट का और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एहतियात जो है अभी भी बरतना है लोगों को इससे बचने के लिए। लेकिन एक सवाल इस वक्त लोगों के ज़हन में घूम रहा है बार-बार कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौत भी कई सारे हुए देश भर में, लेकिन बावजूद जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाक़ई में ऐसा है? लोगों को क्या केवल सतर्कता बरतने से इससे राहत मिल सकती है या फिर और भी कुछ चीज़ें जो हेल्थ के हिसाब से करें, इस वायरस के हिसाब से आज़माने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, हुँ। जो 6 पार्ट हैं, एनीथिंग बिटवीन 15 टू 50-55 ईयर, उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के अपना वॉच करें, हुँ। जिसके अंदर बुखार नहीं उतरता है तब तक हुँ। कराएं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो एल्डरली लोग है या दूसरी बीमारियों लोग है, उनको आपका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनमें जान थोड़ी कम होती है। थोड़ा सा झटका लगे तो हताश हो जाते हैं, तो उनको फर्स्ट सेकंड डे पे उनका आरटी टेस्ट कराया जाए और दूसरे ब्लड काउंट्स वगैरह भी देखा जाए, ताकि कोरोना कॉज है या कोई दूसरा कॉज है वो जल्दी एस्टेब्लिश हो सके और उसके हिसाब से पेशेंट को मदद दी जाए। बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देखें, कोरोना एक बार में जो है लगातार बढ़ता जाता है, फिर जब इसके लिए सरकार और प्रशासन, जनता सभी जागरूक होते हैं, कहते हैं कि अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद खबर आ जाती है कि ये शुरू हो गया है। यानी कि पूरी तरह से ये खात्मा जो है इसका नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि मैं वर्ड हमारी डॉक्टरी का शब्द है, इसको बोलते हैं एंडेमिक। हम्म। जो पहले हुआ था वो 5 महासागरों में हुआ था, उसको पेंडेमिक बोलते थे। जी। ये होता है एपिडेमिक, जब बहुत ज्यादा केस होते हैं। ये होता है एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब छुटपुट केस कम्युनिटी में चलते रहेंगे, वायरस खत्म नहीं होता है, वो रूप बदल के फिर आ जाता है। हम्म। तो इसके लिए हमें अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वायरस से कोई उम्मीद मत कीजिएगा, आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अपना प्रिकॉशंस को अच्छी रखिएगा, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, तो फिर आप चाहे कोरोना या कोई भी आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जाते जाते एक और मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूंगी कि दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इससे बचाव करें जिससे इसका खतरा कम हो सके। जैसे कि पहले कहा गया है कि वायरस वेरिएंट और बदल शक्ल बदल के आता रहेगा। हम्म। अपने कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना और अपनी इम्यूनिटी का और अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो एल्डरली ग्रुप होता है, जिनमें थोड़ी जान कम होती है, इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, उनको थोड़ा सा झटका लग जाए तो उनका सिस्टम फेल हो जाता है, उनको हमें स्पेशली बताना चाहिए। जी। मास्क पहनना, घर पे मत जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें कोरोना अपने पांव पसार रहा है, लेकिन तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़े से भी सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण मिल रहे हैं तो इसको लेकर लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं।
और बढ़ते आगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित लायंस ब्लड सेंटर में आधुनिक एफेरेसिस मशीन का उद्घाटन किया और इस मशीन की मदद से प्लेटलेट्स दान की प्रक्रिया और भी सुरक्षित और प्रभावी हो सकेगी। उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसे राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अहम कदम बताया है और इसके साथ ही लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील भी की है। और असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रुक्मणी गांव क्षेत्र से सामने आए वीडियो में सड़कों पर भारी जलभराव जो है वो देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जलभराव के चलते ट्रैफिक की बात करें, वो भी बुरी तरह प्रभावित है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और जल निकासी कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। तो गुवाहाटी में बात करें तो भारी बारिश और ऐसे में जो सड़क है वहां जलभराव की स्थिति, जिससे लोगों को भी आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि जो जल निकासी है वो कराया जा सके। और बढ़ते आगे, उत्तर सिक्किम के दीकचू इलाके में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और राहत बचाव दलों को भी स्टैंड बाय पर रखा है, अलर्ट रहने को कहा गया है ताकि किसी भी वक्त अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो वहां जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू किए जा सके। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी बारिश की संभावना जताई है, यानी कि बाढ़ और बारिश का कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश जिसके चलते कई इलाके जो है वो प्रभावित हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार देखिए। वही अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है ताकि जो आसपास के क्षेत्र है जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है वहां जो राहत बचाव टीम है वो भी अलर्ट मोड पर रहे ताकि समय रहते जो है लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके अगर किसी तरह की आपदा आती है तो। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बुधवार को मौसम ने करवट बदली और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और इससे तापमान में हल्की गिरावट भी आई है। साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद डल झील और आसपास के पर्यटन स्थल और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आए। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। तो ये खबर आपको बताते चले, श्रीनगर में मौसम का मिजाज बदला और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बुधवार को मौसम ने करवट बदली, कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जिसके चलते मौसम सुहावना हुआ है। अगर हम देखें तो इससे तापमान में भी जो भारी गर्मी चल रही है और ऐसे में इस बारिश ने लोगों को जरूर राहत दी है और भीषण गर्मी से ये राहत मिली है। साथ ही साथ जो नज़ारे हैं जम्मू कश्मीर के वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आए। बारिश के बाद डल झील और आसपास के जो पर्यटन स्थल है बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वही कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति जरूर बनी रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना जताई है। बढ़ते आगे, सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश के चलते थेंग और चुंगथांग इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। भूस्खलन से कई संपत्तियों को नुकसान भी हुआ है और कुछ रास्ते पूरी तरह बाधित हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को मौके पर भेजा है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ लोगों से पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। तो भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है मंगल जिले में और ऐसे में
जो भूस्खलन की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि देखें। तो भारी बारिश के चलते अगर हम बात करें तो थेंग और चुंगथांग में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई और ऐसे में काफी संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ रास्ते की बात करें जो कि पूरी तरह से बाधित हो चुके, अवरुद्ध हो चुके हैं और प्रशासन लगातार तमाम चीजों पर सख्ती और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, नजर बनाए हुए हैं ताकि इन चीजों का हल किया जा सके। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को मौके पर भी भेजा है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर एक एक कर पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ जो लोग हैं उनसे पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक इन दिनों यात्रा से बचने की अपील की गई है ताकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इससे किसी तरह की घटना घटती है लोग इसके चपेट में ना आए और इसी के तहत ये अपील प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। और सीधा चलते यूपी के प्रयागराज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। अम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जोड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे, टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से
इस अवसर पर बधाई देता हूं कि अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये मॉडल अपने आप में है। ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो, मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उसने उन्होंने। वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए, और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है, और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ जो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें